चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम पिछली हिस्ट्री की कक्षा का एक लाए थे आपके लिए सूचना वाली कक्षा, और उसमें बताए थे कि हम सबसे पहले मध्यकालीन हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बाकी कारण इसका क्या है इसको हम उस वीडियो में समझा दिए थे, ठीक है। तो आज जो है हम मध्यकालीन इतिहास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और मध्यकालीन इतिहास का जो पहला भाग है जिसका नाम क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष। यानी मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पहले पूर्व मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, और पूर्व मध्यकालीन इतिहास का सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण को भी हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अब त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर। तो सब लोग एकदम ध्यान दीजिए आप लोग, और सभी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। बिना देरी किए हुए हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। और कक्षा शुरू करने से पहले एक बात आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो चैनल है ना, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वो होता है टन टन बबल टाइप के, ठीक है। उसके बेल आइकन का है, उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और आपके पास जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल जो है अस्थायी रूप से यूट्यूब पर अपना माने स्थान रखे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ये काम आप लोग कीजिए। बाकी हम सारा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ए टू जेड चीज, जो भी चीज होगा सब चीज करेंगे हम आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर, अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष आखिर हुआ क्यों, ये कारण जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखना जरूरी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी युद्ध यदि हो रही है तो इसका सबसे प्रमुख कारण होता है फायदा या लाभ या स्वार्थ। बिना इन सब चीजों के मार झगड़ा नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है। और यहां तो राजा लोग लड़ रहे हैं, तो समझिए कि बहुत व्यापक स्तर पर स्वार्थ छिपा होगा या लाभ छिपा होगा, इसीलिए राजा लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक साम्राज्य था उत्तर प्रदेश में, कन्नौज, एक जगह है कन्नौज, ठीक है, जहां पर वर्धन वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का? वर्धन वंश। और वर्धन वंश का जो अंतिम शासक था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई, ठीक है ना, यानी कि वर्धन वंश पर जब अंतिम वर्धन वंश के शासक का जब मृत्यु हो गया, तो यह जो कन्नौज था, यह कन्नौज राजनीतिक रूप से क्या हो गया, राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया, या राजनीतिक रूप से खाली हो गया। और जब कन्नौज राजनीतिक रूप से बाबू खाली हो गया, तो क्या हुआ कि कन्नौज के लिए उस समय के समकालीन जितने भी शासक लोग थे, वो लोग क्या किए, युद्ध करने लगे। और इसे ही क्या कहा गया आगे चलकर, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब हमको यहां पर यह देखना है ना कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष आखिर हुआ तो हुआ क्यों। तो देखिए, ये जो कन्नौज है ना, ये कन्नौज गंगा और यमुना नदी के दोआब जो है ना, यह दोआब कन्नौज में पड़ता है, या कन्नौज गंगा और यमुना नदी के दोआब में स्थित है। और गंगा और यमुना नदी जो है, यह ज्यादा मात्रा में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या करती है, लाकर उसको क्या करती है, बिछा देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उपज, फसलों की उपज बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख कारण क्या था, कृषि था, ठीक है ना। तो सभी शासक लोग ये देखते थे ना कि हम ऐसे किसी क्षेत्र के ऊपर कब्जा करके रहें जहां पर उपज बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा हो, ठीक है ना। तो उपज के दृष्टिकोण से ये कन्नौज जो था उत्तर प्रदेश में, यह काफी क्या था, काफी फेमस जगह था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कन्नौज पड़ता है, तो ये कन्नौज काफी क्या था, काफी माने व्यापक यहाँ पर कृषि किया जाता था। कहां पर? कन्नौज में, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का द्वार था। यही कारण है कि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी ने क्या किया, अगल बगल के आसपास के जितने भी शक्तिशाली शासक लोग थे, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है ना। उन शासकों में बंगाल के पाल वंश, गुजरात और राजस्थान के प्रतिहार वंश, जिसे गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट वंश, इन तीन राजाओं का ध्यान कुछ ज्यादा ही इसके ऊपर क्या हुआ, केंद्रित हुआ। किसके ऊपर? तो हमारे कन्नौज के ऊपर। और ये तीनों राजा जो थे, इस कन्नौज के ऊपर अपने सत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से आपस में लड़ गए, और इसे ही क्या कहा गया, त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये था हमारा त्रिपक्षीय युद्ध का एक थोड़ा सा ब्यौरा, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय युद्ध में या त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश कहां थे? बंगाल में। पाल वंश कहां थे? बंगाल में।
प्रतिहार कहाँ था? प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार कहाँ था? गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। और राष्ट्रकूट कहाँ थे? तो राष्ट्रकूट हमारे थे महाराष्ट्र में। कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। अब ध्यान दीजिए, अब हम एक एक करके सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद ओवरऑल आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि यह जो संघर्ष हो रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इन तीनों राजवंशों का किस प्रकार से क्या हो रहा है? समन्वय हो रहा है या भागीदार हो रहा है, किस प्रकार ये अपना भागीदार इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष में। तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि आखिर पाल वंश क्या है, इसके बारे में कुछ, प्रतिहार के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में। तो इन तीनों के बारे में पहले हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको, और उसके बाद क्या करेंगे ना कि इन तीनों के जो राजा इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए हैं उन लोगों की तुलना करते हुए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कहानी को। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाल वंश के ऊपर कि आखिर ये पाल वंश वाले हैं क्या, आखिर ये कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पाल वंश, पाल वंश कहां पर आया था? बंगाल में। बंगाल में पाल वंश के आने के पहले गौर वंश का शासक था। कौन वंश का? गौर वंश। और गौर वंश का एक शासक था जिसका नाम था शशांक गौर। शशांक गौर का जब मृत्यु हो गया बाबू, तो लगभग 100 साल तक बंगाल राजनीतिक रूप से खाली हो गया। यानी बंगाल में कोई भी पार्टी, यानी कोई भी सत्ताधारी, कोई भी ऐसा केंद्रीय शक्ति नहीं था जो बंगाल के ऊपर कब्जा करे या बंगाल को संभालने का कार्य करे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण बंगाल में अराजकता की भाव फैल गई और बंगाल में एक बहुत फेमस सिद्धांत जो है प्रचलित हुआ जिसे कहा गया मत्स्य न्याय का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिए, इस मत्स्य न्याय के सिद्धांत में क्या कहा गया कि जिस प्रकार बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को जीने नहीं देती है, उसका शिकार करती है, उसका उपभोग करती है, उसके ऊपर अत्याचार करती है, इसी प्रकार बंगाल में भी हुआ। जितने भी बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, धनाढ्य लोग थे, वो लोग अपने से कमजोर जो व्यक्ति है उनके ऊपर व्यापक स्तर पर क्या किए? उनका व्यापक स्तर पर शोषण किए, उनके ऊपर अत्याचार किए। ठीक है ना, बहुत अत्याचार किए। ठीक है, तो इसे ही कहा गया मत्स्य न्याय का सिद्धांत। ठीक है ना। अब अंततः लास्ट में जाकर, यानी कि लगभग 750 के करीब में बंगाल में एक योद्धा का जन्म हुआ जिसे गोपाल कहा जाता था। क्या कहा गया है? गोपाल। तो गोपाल नामक योद्धा का जन्म बंगाल में हुआ और गोपाल नामक योद्धा ने क्या किया? बंगाल के राजनीतिक व्यवस्था को पुनः संगठित करने की व्यवस्था किया। ठीक है, और बंगाल में जितना भी ये जो अराजकता की भाव उत्पन्न हुआ था, मत्स्य वाला सिद्धांत उत्पन्न हुआ था, इस सभी को क्या किया? समाप्त करने का काम किया। ठीक है, तो गोपाल जो थे वह 750 ईस्वी में आए और 770 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो 750 से 70, 20 साल में गोपाल ने बहुत अच्छा काम किया। किया क्या? तो यह मत्स्य न्याय के सिद्धांत के ऊपर, सिद्धांत को क्या किया? समाप्त कर दिया, इसको हटा दिया और इसके स्थान पर कानून का शासन क्या किया? स्थापित किया। यानी कि एक निश्चित तौर पर नियम कानून बनाया गया जिसके तहत बंगाल को चलना है, ऐसा किया। ठीक है ना, और बंगाल में क्या किया? यह बंगाल में जो अराजकता फैली हुई थी वह अराजकता भी अपने आप समाप्त हो गई जब नियम कानून का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि बंगाल में ही, बंगाल तो छोटा भाग है नहीं, तो बंगाल में ही अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। और बंगाल में ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने आप को क्या किया? सुदृढ़ किया। सुदृढ़ करने का मतलब कि जनता के नजरों में अपने आप को शासक साबित किया कि हाँ, हम एक योग्य शासक हैं, हम एक योग्य वंश को चला रहे हैं। ठीक है ना, तो यह अपने आप को बंगाल के क्षेत्र में क्या किया कि अपने आप को सुदृढ़ करने का कार्य किया। क्या किया? अपने आप को सुदृढ़ किया। ठीक है, आगे सुनिएगा, बंगाल में साम्राज्य का विस्तार किया और शासन को क्या किया? सुदृढ़ किया। यह जो गोपाल था ना, यह गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। क्या थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है ना, और इन्होंने अपने राजधानी मुंगेर को बनाया था जो वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये जो गोपाल हैं इन्होंने अपना राजधानी किसको बनाया था? मुंगेर को बनाया था। और अंततः 770 ईस्वी आते आते इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जब गोपाल की मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र जो थे उनका नाम था धर्मपाल। तो अगला जो शासक बने उनका नाम था क्या? धर्मपाल। ठीक है ना, तो धर्मपाल वह क्या थे? गोपाल के पुत्र भी थे और उत्तराधिकारी बने। ठीक है ना, तो धर्मपाल आए। ठीक है, तो धर्मपाल जो थे यह गोपाल के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। इन्होंने भी क्या किया? बौद्ध धर्म को ही माना, बौद्ध धर्म को ही माना। धर्मपाल ने भी किसको माना? बौद्ध धर्म को। लेकिन ध्यान दीजिए, धर्मपाल आखिर किया क्या? किस क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया धर्मपाल? तो ध्यान दीजिए, धर्मपाल साम्राज्य का तो विस्तार किया ही,
इसके अलावा संस्कृति, साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है ना, संस्कृति के संरक्षण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, साहित्य में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, साहित्य लिखवाया, और इसके अलावा क्या, शिक्षा, सभी लोग शिक्षित हो इसको प्रोत्साहित करने का कार्य किए। कौन, हमारे धर्मपाल महोदय। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षा का केंद्र है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो तीसरा मंजिल था, 3 ताला तीसरा मंजिल, उस तीसरा मंजिल का निर्माण कौन करवाया था, धर्मपाल। अब ध्यान दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का तीसरा मंजिल का निर्माण तो धर्मपाल के द्वारा कराया गया, इसके अलावा स्वयं भी इन्होंने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। ठीक है, एक विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक का नाम था सोमपुरा विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में स्थित है, और सोमपुरा विश्वविद्यालय बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, तो इन दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, एक गुजरात के कवि थे जिनका नाम क्या था, शेडोल। शेडोल के द्वारा धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है, उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है, उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है, किसको, धर्मपाल को। ठीक है, अब धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, धर्मपाल को परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाल को क्या कहता है, परम सौगात के नाम से जाना जाता है, इन्हें उत्तरापथ का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष के विभव से हम देख रहे हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के विभव से धर्मपाल जो थे यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। ठीक है, और पाल वंश के एकमात्र यह राजा हुए जो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिए, भाग लिए थे। तो धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए और इन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों वंश के राजाओं से लड़ाई लड़ा था। ठीक है ना, तो प्रतिहार वंश से याद कर रखिएगा एक शब्द पाव, और राष्ट्रकूट में याद कर रखिएगा क्या बाबू, तो राष्ट्रकूट में राधा याद कर रखिएगा। ठीक है ना, तो पाव, प से प्रतिहार और व से वत्सराज, क्या, वत्सराज, यानी प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज से लड़े थे। किससे लड़े थे, वत्सराज से लड़े थे। किससे लड़े थे, वत्सराज से लड़े थे। किससे लड़े थे बाबू, वत्सराज से। और यहां पर राधा लिखे हैं, रा से राष्ट्रकूट हो जाएगा, और ध से क्या हो जाएगा बाबू, ध से क्या हो जाएगा, ध्रुव, क्या हो जाएगा, ध्रुव। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से लड़े थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने भाग लिया और प्रतिहार राजा वत्सराज तथा राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से इन्होंने लड़ा और दोनों से हार गए। प्रतिहारों वाला राजा जो है इनको हरा दिया वत्सराज, और इधर जो था ध्रुव भी यो इनको कूट कूट के मारा, किनको, धर्मपाल को, दोनों इनको हरा दिए। ठीक है, अंततः इनकी त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत नहीं हुई। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो थी 810 ईस्वी में हो गई। तो धर्मपाल की मृत्यु कब हुई, 810 ईस्वी में। इसके बाद धर्मपाल के पुत्र व उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था देवपाल। ठीक है, तो इसके बाद अगला शासक जो बने उनका नाम क्या था, देवपाल। देवपाल 810 ईस्वी में राजा बने और 850 तक चले, यानी कि 40 साल तक देवपाल क्या किए, शासन किए। ठीक है ना, तो देवपाल धर्मपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अरब के एक इतिहासकार थे, एक लेखक थे जिनका नाम था सुलेमान। तो सुलेमान ने देवपाल को कहा कि समकालीन जो अभी की स्थिति है, यानी कि समकालीन जो भारत है, इस समकालीन भारत का सबसे महान सम्राट कौन है, देवपाल। आइए, देवपाल जानते हैं महीपाल के लिए भी कहा था। महीपाल के लिए क्या कहा था, तो महीपाल क्या है, रुहुमा है। महीपाल क्या है, रुहुमा। रुहुमा का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, तो ये जो सुलेमान है ना, ये पाल वंश के 2 राजाओं के बारे में बोला है। ठीक है, एक किसके बारे में, देवपाल के बारे में, एक महीपाल के बारे में। देवपाल के बारे में बोला है कि समकालीन भारत का सबसे महान शासक ये है, सबसे महान सम्राट है। और महीपाल के बारे में कहा है कि महीपाल रुहुमा है, और रुहुमा का अर्थ क्या होता है, सबसे शक्तिशाली राजा। कौन दिक्कत समझने में, हटाइए। तो देवपाल में आइए, तो देवपाल में अरबी जो था एक लेखक सुलेमान, इन्होंने क्या कहा इसको, देवपाल को समकालीन भारत का महान सम्राट। ठीक है ना, देवपाल जो थे यह बौद्ध धर्म को अपनाए थे, और बौद्ध धर्म के किस शाखा को, बर्जियान शाखा को। ध्यान दीजिएगा, गोपाल बौद्ध धर्म को अपनाए थे, धर्मपाल भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे, और इसके बाद आए देवपाल। तो देवपाल भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा को अपनाया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो थे हमारे देवपाल के समय में, ध्यान दीजिएगा, देवपाल के समय में एक द्वीप पड़ता है जावा और सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का भाग है अभी, जावा, सुमात्रा और मलाया,
यह किसका भाग है? इंडोनेशिया, वर्तमान इंडोनेशिया देश का भाग है। वहां पर एक वंश का शासन चल रहा था जिसका नाम क्या था? शैलेंद्र वंश, ठीक है। और शैलेंद्र वंश के एक राजा थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। तो शैलेंद्र वंश के राजा जो थे बालपुत्र देव, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी का राजा, स्वर्णगिरी का शासक या स्वर्ण भूमि का शासक कहा जाता है। किनको? बालपुत्र देव को। तो बालपुत्र देव जो थे ना, इन्होंने देवपाल से कहा था कि हम नालंदा में एक मठ बनवाना चाहते हैं, क्या आप हमें परमिशन दीजिएगा? तो देवपाल जी कहें काहे नहीं परमिशन देंगे, आओ आकर बनाओ। तो इन्होंने क्या किया? जाकर एक मठ बनवाया था, ठीक है ना। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना, तो इसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है, कि देवपाल के समय में स्वर्ण भूमि के किस राजा ने नालंदा में एक मठ बनाने का इजाजत मांगी थी, चाहे परमिशन मांगा था? उसका नाम क्या था? बालपुत्र देव थे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो देवपाल है ना, जब देवपाल कि दूसरा देश के आके जो मठ बनाता है, हम काहे ना बनाई, तो इहो एगो मठ बनावे के शुरू कर दिला। कौन? देवपाल। एक मठ के नाम रहे उदंतपुर मठ, उदंतपुरी मठ। तो उदंतपुरी बनैलक तो मठ, लेकिन आगे जाके वो मठ ना रह गए, आगे जाके वो विश्वविद्यालय बन गए, ठीक बा। तो क्वेश्चन पूछी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? देवपाल। रियलिटी में पहले उदंतपुरी विश्वविद्यालय क्या था? एक मठ था। मठ के रूप में ही इसका शिलान्यास किए थे कौन? देवपाल महोदय। और आगे जाकर यह क्या बन गया? विश्वविद्यालय बन गया। क्या बन गया? विश्वविद्यालय बन गया। कौन? उदंतपुरी। तो ध्यान दीजिए, नालंदा कुमारगुप्त बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के तीसरा तल्ला कौन बनाया? धर्मपाल। तीसरा तल्ला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। सोमपुरा विश्वविद्यालय, धर्मपाल। उदंतपुरी, देवपाल। उदंतपुरी याद करके रखिए, ध्यान दीजिए। तो ये उदंतपुरी मठ का निर्माण कराए थे, जो आगे चलकर विश्वविद्यालय में बदल गया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देवपाल के बाद अगला जो शासक हुए उनका नाम था बिग्रहपाल। क्या नाम था? तो बिग्रहपाल एक प्रकार के, बिगरल पाल नारे बहुआ सब, बिग्रहपाल बहुत समझ रहा है, बिगरल पाल ना, बिग्रहपाल। तो बिग्रहपाल एक आध्यात्मिक शासक थे। कैसे शासक थे? आध्यात्मिक शासक थे। तो देवपाल के बाद अगला राजा कौन बने? बिग्रहपाल। और बिग्रहपाल कैसे राजा थे? आध्यात्मिक राजा थे, ठीक है। बिग्रहपाल के बाद अगला राजा कौन बना? नारायणपाल। कौन बने थे? नारायणपाल। नारायणपाल के बारे में भी उतना जानकारी हमें नहीं मिला है। बस नारायणपाल के बाद अगला सबसे महानतम राजा जो मिले उनका नाम क्या था? महिपाल। क्या था? महिपाल। और महिपाल को ही पाल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो पाल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महिपाल थे। कौन थे? महिपाल थे। अब ध्यान दीजिए, महिपाल को पाल वंश का सबसे महानतम शासक माना गया, ठीक है। और इन्होंने भी किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। इनके दरबार में एक रहते थे विद्वान बौद्ध भिक्षुक, जिनका नाम क्या था? आतीश। तो बौद्ध भिक्षुक आतीश को इन्होंने कहां भेजा था? चीन भेजा था। कहां भेजा था? चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महिपाल ने किसे भेजा था? आतीश को। कौन दिक्कत समझने में? किसको भेजा था? आतीश को भेजा था, ठीक है। और सुलेमान जो थे, इनको रूहमा कहा था, इनको पीछे ही हम बता दिए। सुलेमान के द्वारा महिपाल को क्या कहा गया है? रूहमा की संज्ञा दी गई है, जिसका मतलब होता है सबसे शक्तिशाली शासक। अब ध्यान दीजिए, इस महिपाल को चोल वंश के एक राजा था, राजेंद्र चोल। चोल वंश जो तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन कर रहा था, केरल तमिलनाडु। तो चोल वंश का एक राजा था राजेंद्र चोल। ये राजेंद्र चोल गंगा नदी के एक लोटा पानी खातिर जाके हरा दिया। किनको? महिपाल को। तो महिपाल को चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। बात अलग हो लो। अब आगे देखिएगा, इस जो पाल वंश है इसका अंतिम जो शासक हुआ, उस अंतिम शासक का नाम था रामपाल, ठीक है। और रामपाल के दरबार में एक विद्वान, एक लेखक रहते थे, जिनका नाम था संध्याकर नंदी, ठीक है। और संध्याकर नंदी के द्वारा रामपाल का जीवनी लिखा गया है, एक पुस्तक, एक जीवनी लिखा गया है। उस जीवनी को कहा गया है रामचरित्र। क्या कहा गया है? रामपाल चरित्र। तो क्वेश्चन पूछेगा, रामपाल चरित्र के लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी। रामपाल चरित्र में किस राजा के बारे में लिखा गया है, चाहे किस राजा का जीवनी है, तो किसका है? रामपाल का है। किसका है? रामपाल का। इस प्रकार हम लोग पाल वंश को एक छोटा सा शॉर्ट टाइप के समझने की क्या की है? कोशिश किए हैं, ठीक है। हमें लग रहा है पाल वंश में इससे अलग अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा हो या प्रश्न के दौरान आपको दिखाई दे रहा है, तो उसे आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारे YouTube चैनल पर, ठीक है, ताकि हम उसे क्या करेंगे,
आगे के जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, या डाउट सेशन लेकर उसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। और याद करके रखिएगा बाबू, हिस्ट्री में ऐसे बहुत ज्यादा डाउट बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री ना है भाई, छोटा मोटा तो सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग से कहती है कि उसको क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ हम छोड़ रहे हो तो, ठीक है ना। लेकिन हमारे पढ़ाने का मेन उद्देश्य है सभी को, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं सभी चैप्टर को पढ़ाने का मेन उद्देश्य हमारा है कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कंसेप्ट को ही क्लियर करने के व्यू अप से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, पाल वंश के जितने भी राजा हैं उनके नाम को दोहरा रहे हैं। आप लोग बोलिएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल के बाद धर्मपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल के बाद विग्रहपाल, देवपाल के बाद विग्रहपाल, विग्रहपाल के बाद नारायणपाल, विग्रहपाल के बाद नारायणपाल, नारायणपाल के बाद महिपाल, नारायणपाल के बाद महिपाल, नारायणपाल के बाद महिपाल के बाद रामपाल, महिपाल के बाद अंतिम शासक रामपाल, अंतिम शासक। बस इतना ही शासक का नाम याद करके रखना है, किसमें, पाल वंश में, ठीक है ना। तो पाल वंश में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, किसको लेकर, प्रतिहार वंश को लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद।